पता नहीं, कोशिश चल रही है, बहुत हिम्मत दिखा रही है। लगता है तेरे से नहीं होगा, कुछ और ही करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि ये एकदम से हिम्मत हार जाए। देखते हैं कब तक टिकती है। किसी भी चीज का मोल उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। प्यास लगे तो पानी का मोल समझ आता है, अंत करीब हो तो सांसों का मोल नजर आता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हमें हमारी हर चीज बेशकीमती लगती है तो दूसरे की चीज सस्ती हो जाती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से किसी की भी जिंदगी ले लेते हैं, आसानी से बलात्कार कर देते हैं। जिंदगी खुद की हो या किसी की भी, वो सस्ती कभी भी हो ही कैसे सकती है? मेहनत और लगन से जीवन निर्वाह करने वाली कविता की जिंदगी में ऐसा कौन सा दौर आया जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया, उसके सफर को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस केस ने अलीबाग पुलिस के सामने अनोखी चुनौती पेश कर दी, क्योंकि यहाँ अपराध की जड़ें गहरी थी और अकल्पनीय थी। ए पकिया उठ। क्या रोज रोज उठाना पड़ता है तेरे को? चल ठेला खोल, जल्दी कर। मेरी मदद के लिए रखा था तुझे यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान तेरा ही देना पड़ता है। और कल 2 नारियल का हिसाब कम मिला है मुझे। क्या ताई, सुबह सुबह किटकिट कर रही है? तो कौन सा टाइम सही रहेगा तेरे लिए? कब करूंगी किटकिट? 2 नारियल का पैसा चाहिए मुझे, आज के हिसाब में जोड़ देना। संदीप बेटा उठ, उठ ना, 8 बजने वाले हैं, स्कूल जाना है ना। चलो जा, जल्दी कर मेरा बेटा। संदीप, ले तेरा टिफिन, जल्दी जा। हाँ बाय बाय। आज देर क्यों हुई कविता?
1 मिनट की भी देरी से कितना नुकसान होता है पता है तुम्हें? कुछ पड़ी ही नहीं औरतों को। नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसे होगा। कोशिश कर रही हूँ सर। तो वो मैं सोच रही थी कि घर के लिए एक छोटी सी पूजा रखवा लेते हैं। नमक कितना डाला है तूने दाल में और क्यों करवानी है पूजा? घर की शांति और भलाई के लिए। जितनी अपनी अकल और हैसियत है ना उतना ही करने का। तो कहाँ से आएंगे पैसे? मैं मैनेज कर रही हूँ ना। और क्यों नहीं आ सकते इतने पैसे? मैं 10वीं पास हूँ। अगर तुमसे शादी नहीं की होती तो और पढ़ती, कोई अच्छी नौकरी करती। अगर मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, संदीप के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा ना। तो फिर क्यों मना कर रहे हो तुम? खुद तो क्लास का नाटक छोड़ और पूजा का भी। अपना चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना? बस इतना ही बहुत है। लेकिन मैंने पुजारी जी को बोल दिया। अरे तो पुजारी को मैं समझा दूंगा। पंडित, पुजारी कहाँ है? वो अंदर पूजा में बैठे हैं। ए पुजारी, मेरी बीवी आई थी क्या इधर, कविता? जी हाँ, मैं ही आपके घर पर पूजा की तैयारियां कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, पूजा कैंसिल। जी, कोई समस्या है? अरे समस्या आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते हैं, गरीब लोगों का शिकार करते रहते हैं। और मेरी बीवी में तो है ही अकल की कमी। देखिए, आप शांत रहिए। क्या कर रहे हो तुम? माफी मांगो इनसे। अरे मैं क्यों माफी मांगू? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। मेरे घर में क्या होगा ये मैं तय करूंगा ना, ये नहीं करेंगे। सारी दुनिया से झगड़ा, गैस वाले से झगड़ा, केबल वाले से झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, अब ऊपर वाले से भी झगड़ा। इन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। मैं खुद आई थी इनसे पूछने। घर चलो अब, जब देखो झगड़ा। सॉरी। देख, बोला ना सॉरी। तू समझ ना, सॉरी। ले पानी पी। कितनी बार सॉरी बोलेगा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू कभी नहीं समझेगा। तुझे साथ खुद माफ है। जल्दी कर, जल्दी, मरनी नहीं चाहिए।
रात को कहाँ चली गई? आने दे उसको, तब बताता हूँ। तू मुझे क्या घूर रहा है? चल काम कर। कविता, कविता, ना बेटा, कविता। अरे पापा, माँ को क्या हो गया? कोई एम्बुलेंस बुलाए। हेलो, पुलिस स्टेशन? क्या बताइए। हाँ, आप यहाँ से कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 5 घंटा हो गया साहब, 5 घंटे तक पुलिस नहीं आई थी। मेरी बीवी ने मेरे सामने दम तोड़ा। यहाँ पे क्या कहते गुंडे उसे? और पता है क्या, वो चेहरे ढके हुए नहीं थे, इसका मतलब समझते हैं आप? पुलिस का डर नहीं है उनको। छोटे लोग हैं हम, छोटे लोग। और आप क्या करेंगे? मैं इसका अंतिम संस्कार यही कर दूंगा। आपको रुको इधर। देखिए, आप शांत हो जाइए, हम समझ सकते हैं आपकी बात, हम कहीं फंसे हुए थे। हमारे देश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अलीबाग जिले में एक 35 साल की महिला के साथ दरिंदगी के बाद उसे अधमरी हालत में अपने ही घर के बाहर फेंकने का मामला सामने आया है। उसके पति ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मैं एक दिन के लिए छुट्टी पे था, इंचार्ज तुम थे त्यागी, फिर केस पर रिस्पॉन्ड करने में इतनी देरी क्यों? सॉरी सर, वो लॉकअप के अंदर हिस्ट्री लोग दंगा कर रहे थे, उनको संभालने के चक्कर में मैं सर को टाइम से रिपोर्ट नहीं कर पाया। वो लॉकअप में ही थे ना, भागे तो नहीं थे ना? आइंदा जरा समझिए कि प्रायोरिटी क्या है और क्या नहीं। चलिए बताइए, केस की डिटेल्स बताइए, अब तक क्या क्या पता चला है और अब तक आपने क्या क्या एक्शंस लिए। एक बात तो तय है, अगर वो दोनों आदमी ने बॉडी को घर के बाहर फेंका है, उसका मतलब वो घर को और घर के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। बेटे और हस्बैंड ने क्या बयान दिए? सर, हस्बैंड ने बयान देने से मना कर दिया और बेटे का कहना है कि वो उन दोनों को नहीं पहचानता। सर, उसने बताया कि टेम्पो का रंग सफेद था, दोनों आदमी सांवले और मीडियम हाइट के थे। टेम्पो का नंबर उसे याद नहीं है सर। मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी है सर, नाकाबंदी भी करवा दी मैंने। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है। मोबाइल रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगे। इस केस पर जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए। जी सर। और एक बात सर, हस्बैंड ने कुछ जाति भेद का आरोप लगाया था। छोटे लोग हैं हम, छोटे लोग। पूछताछ में पता चला कि काफी सिरफिरा किस्म का आदमी है, पत्नी को मारता था, सबसे झगड़ा मोल लेता था। और कुछ दिन पहले तो एक मंदिर के पुजारी का खुलेआम अपमान भी किया था उसने। कोई समस्या है? अरे समस्या आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पति के व्यवहार की वजह से उसे सबक सिखाने के लिए अपराध किया गया हो? लेकिन इस केस में एक और सवाल कि कविता के साथ इतनी बेरहमी क्यों? मैडम, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर है, मैं यहाँ ओल्ड सिटी रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी बीवी ने मेरे साथ चीटिंग की है, मेरी प्लीज़ कंप्लेंट लिखिए। चीटिंग? क्या मतलब? जी, मेरी बीवी डॉक्टर कामिनी मेरे 25 लाख और जेवरात लेके गायब हो गई। सर, पोस्टमार्टम में गैंग रेप कंफर्म हुआ है, लिखा है कि 4 से 5 लोग। और एक बात है सर, रेप के बाद लोहे के हथियार से इंटरनल पार्ट को डैमेज किया गया। मौत का कारण इंटरनल ब्लीडिंग है। और सर, टेम्पो की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सर, कविता के फोन रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन रिपोर्ट आ गई है। ये लगभग उसके रोजमर्रा के रूटीन से मैच तो कर रहा है। बस ये एक 14 तारीख का दिन है, उस दिन पैटर्न थोड़ा अलग है। ये देखो, 2 बजे के करीब काम से निकलने के बाद और क्लास से पहले वो यहाँ शिवाड़े नगर गई थी। आलोक, पता करो कि वो वहाँ क्यों गई थी और किससे मिलने गई। ओके सर। और सर, ये देखिए, 14 तारीख को रात को 9:30 बजे कविता वापस पापड़ फैक्ट्री गई थी। लेकिन वो तो वहाँ शाम 5 बजे तक ही काम करती है ना? हाँ सर, यही इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक। फिर उस दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको वापस जाना पड़ा?
अब हमारा क्या होगा पापा? हमारा सब कुछ तो खाना बना जाके। मुझे नहीं आता पापा। नहीं आता तो सीख ले, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। और हाँ, वो पकिया को बोल पैसे देके जाए। ऐसा लगता है तेरा स्कूल भी छुड़वाना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि आप लोग परेशान होंगे, लेकिन आप लोगों से बात करनी जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना? आपको किसी पर कोई शक होता तो बता नहीं देता। देखिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं, इसलिए आप भी तमीज से बात करें। आप यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे या फिर पुलिस स्टेशन जाकर बात करें? आपकी बीवी के जीपीएस रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन रात को वो घर आई और फिर से रात को घर से निकली और काम पर गई। काम पर? नहीं सर, कविता तो घर पे ही थी। वो तो संदीप फोन लेके गया था रात को 9 बजे। मतलब ये कि हमारे पास एक ही फोन है और वो फोन रात को 9 बजे संदीप लेके गया था बाहर। बोल रहा था दोस्तों से बात करनी। संदीप कब तक आएगा बेटा? माँ मैं आ जाऊंगा ना, अब बच्चा नहीं रहा मैं। ये क्या हो गया तुझे? ए संदीप! उसके बाद मैं 10:30 बजे तक सो गया और तब तक तो कविता घर पे ही थी। फिर संदीप ने मुझे 12:30 बजे जगाया। पापा, पापा, मम्मी घर पर नहीं है। कहाँ चली गई? हमने थोड़ा वेट किया, उसके बाद मैं उसको ढूंढने बाहर निकल गया, लेकिन फिर वो मिली नहीं। मैं वापस लौट आया। उसके बाद तो आपको सब पता ही। और फिर 2:30 बजे के करीब बॉडी घर के बाहर फेंकी गई। अब सवाल ये है कि संदीप, उस रात तुम अपने माँ के काम करने की जगह पर क्या कर रहे थे, और वो भी तब जब वो घर पर ही थी? सच बोलना बेटा। हेलो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और मैं यहाँ कैसे? कामिनी, ये नाटक करना बंद करो। ये आदमी कौन है और इतना चिल्ला क्यों रहा है? आप इन्हें नहीं जानते? सर अंदर कुछ नहीं है। क्यों नहीं रहा? बताना। मैं फिर से पूछ रहा हूँ बेटा, तुम उस रात वहां क्या कर रहे थे? देखो, टैलेंट तो इंडिया में भरा पड़ा है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो बंदे को सिर्फ टैलेंटेड नहीं, स्मार्ट भी होना चाहिए। तेरी माँ को लगने लगा है कि जो चाहे वो कर सकती है। कंप्यूटर करना है उसे, सब जानता हूँ। छोड़ने वाली है हम दोनों को। एक नया पति और उसके साथ एक नया बेटा, ये सब चाहिए उसको। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? तब कुछ पता है तुझे? कैरेक्टर लेस हो गई है तेरी माँ। नहीं तो पता इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पापड़ी बेल रही है या कुछ और कर रही है? कुछ दिनों पहले मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया था। संदीप, बेटा मुझे हफ्ते में 2 दिन नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर क्लास के पैसे भी देने हैं। तेरा भी तो ट्यूशन का फीस बढ़ गया है ना। घर के भी कितने खर्चे हैं बेटा। रात को जब तेरे पापा सो जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगी। तो अपने पापा से कुछ कहेगा तो नहीं? कराई शपथ। रात को वापस क्यों जाना है? बेटा बोला ना नाइट शिफ्ट है, ठीक है?
नाइट शिफ्ट की बात की तब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैं देखना चाहता था कि वह सच में नाइट शिफ्ट लगती है कि नहीं। मैंने देखा वहाँ नाइट शिफ्ट तो लगती है, पर वो जो देखा वो देखकर मैं वापस आ रहा था और फिर रास्ते में मुझे मेरी माँ मिली। दिवाकर? तो क्या आप इन्हें जानती हैं? जी मैडम, ये मेरा पति है। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? दिख नहीं रहा है कि ये नाटक कर रही है? पहले याददाश्त का खो जाना, फिर वापस आना, ये सब इसकी एक चाल है। मेरे घर से पैसे और जेवरात लेकर कहीं छिपा दिए हैं और अब सब ये नाटक करके हमें गुमराह कर रही है। नाटक मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो? कराड़े, ये सर। वो हिस्ट्री सीटरों की नई वाली फाइल आई? ये सर। सर ये वो फाइल। पापा ठीक कहते हैं कि तुम कैरेक्टर लेस हो, इसलिए वो तुम्हें मारते। और मैं पापा को जाके सब बता दूंगा कि तुम नाइट शिफ्ट करने वाली हो। और मुझे पता है तुम्हें नाइट शिफ्ट क्यों करना है, और मैंने देखा नाइट शिफ्ट पर क्या क्या होता है। बदतमीज, क्या बकवास कर रहा है ये? और क्या देख लिया तूने? अब चुपचाप घर जा और फोन दे मेरा। तूने कहा था तुझे तेरे दोस्त से बात करनी है, अब अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगा है। झूठ तो तुम बोल रही हो माँ। संदीप, हो पापा? याद रखना कविता, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है सम्मान। उसके बिना कुछ भी नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज है आत्मसम्मान। उसे कभी मत खो देना। किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। हमेशा कड़ी मेहनत करो और अपनी खुददारी बनाए रखो। कर तो रही हूँ सब कुछ बाबा, लेकिन फिर भी वहां पे जासूसी करता है, शर्म नहीं आई तुझे? पर आपने तो बोला था। किशोर जी बस। मैडम, नाटक तो ये कर रहा है। सब चोरी इसी ने किया है, क्योंकि इसका अफेयर चल रहा है, वो भी एक 15 साल छोटी जूनियर डॉक्टर के साथ, पिछले 4 साल से। इसे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं सब कुछ जानती थी। और अब मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है मैडम। इसी ने मुझे कुछ ड्रग दिया होगा, जिसकी वजह से मेरा टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गया होगा। मैडम, ये क्या कंप्लेंट करेगा? आप मेरा कंप्लेंट दर्ज कीजिए के खिलाफ। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने घर जाके निकालिए। नहीं मैडम, मैं घर नहीं जा सकती, ये मुझे मार डालेगा। इस बार तो इसने मुझे बेहोशी की दवाई दी है, लेकिन अगली बार मुझे जान ले लेगा। मैडम प्लीज मैडम, मुझे घर मत भेजिए। बाबा चाय। बेटा कब तक रुकना होगा मुझे यहाँ? बस 2 दिन बाबा, उसके बाद 6 महीने पूरे होने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, घर पर सब ठीक है, मैं सब संभाल रहा हूँ, माँ भी ठीक है। पापा पैसे मांग रहे। 4 दिन से तो तू आए नहीं पैसे देने। पैसे नहीं देने वाला मैं, पापा को बुला के बात करेगा मुझसे। तुझे क्या है बे, मुझे पैसे देना। दयानंद घोड़े, अपने आप को पापड़ किंग कहते हो ना? सर छोटा सा बिजनेस है। देवकी सालस्कर, 14 तारीख की रात को, जिस रात को कविता का रेप हुआ था, आप दोनों को ऑफिस में देखा गया था, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में।
सर ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसने बोला आपको? हमें लगा आप कविता के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। और ये सब क्या है? और क्या प्रूफ है आपके पास? अपराधियों को ढूंढने के बजाय आप हमें देख रहे हैं। आपको पता नहीं सर, इस अपराध के कारण मेरा बिजनेस कितना लॉस में जा रहा है। इलाके की औरतों ने काम पर आना बंद कर दिया है और उधर ऑर्डर पे ऑर्डर ले रहा। आप दोनों वहां थे या नहीं? हाँ या ना? और कविता उस रात वहां आई थी या नहीं? कराड़े, इन दोनों को लॉकअप में डालो, याददाश्त ताजा हो जाएगी। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब रात का तो पता नहीं, लेकिन दिन में मिली थी साहब वो काम पे। साहब वो सभी औरतों से किसी दिमाग के डॉक्टर के बारे में पूछ रही थी, 1 हफ्ते से पूछ रही थी साहब। देखिए देवकी जी, अब कहानियां बनाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन साहब ये सच है कि वो बोल रही थी कि वो उसी दिन डॉक्टर से मिलेगी। वो दिमाग के डॉक्टर से मिली होगी, पूछा भी होगा, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 14 तारीख की रात को क्या हुआ था। अगर सच सच बोलना है तो बात करते हैं, वरना सर मैं इज्जतदार आदमी हूँ सर ऐसा मत कीजिए सर। सर क्या आपको लगता है कि इन दोनों की वजह से? हो सकता है त्यागी, कविता परेशान हुई होगी और इसलिए वो फैक्ट्री पहुंच गई, ये समझने के लिए कि उसका बेटा बात क्या कर रहा था। और ये दयानंद खुड़े ये शादीशुदा है, इसलिए उसने एक घिनौना काम अपने आदमियों से करवाया होगा और फिर बॉडी को फेंकवा दिया होगा घर के बाहर, सबक सिखाने के लिए। त्यागी एक काम करो, ये दयानंद खुड़े के सारे डिलीवरी टेम्पोज की फॉरेंसिक जांच करवाओ तुरंत, कविता के खून के ट्रेसेस के लिए, और उसके डिलीवरी के आदमी और हेल्पर्स को भी लाइन अप करो, और ये कविता के बेटे और पति को शिनाख्त के लिए बुलाओ। जी सर। एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, कविता रात को निकली थी क्यों? अगर उसका बेटा फोन लेकर रात को घर से बाहर निकलता था दोस्तों से बात करने के लिए, फिर तो वो घर को आ जाता होगा, लेकिन कविता को संदीप रास्ते में ही टकराया था। समझ में नहीं आ रहा है कि वो निकली क्यों थी। सर यही कविता केस की रिपोर्ट। सर 14 तारीख की शाम को कविता का लोकेशन सवाड़ी नगर में था, जो कि डॉक्टर समीर शिंदे के क्लिनिक का था। साइकियाट्रिस्ट है? सर हमने आसपास पूछताछ की, वहां से पता चला डॉक्टर समीर शिंदे काफी टाइम से छुट्टी पे। और एक बात सर, हमें एक नई जानकारी हाथ लगी है। जैसा आपने कहा था, शहर के सारे हिस्ट्री शीटरों को खंगाला, उनमें से हमारे सामने एक नाम आया। सर 1 साल पहले ही जेल से छूटा है। साहब मेरे को क्यों पकड़ के लेके आए? अब 1 साल पहले तू जेल से छूटा ना, चेन स्नैचिंग, पॉकेट मारी, लंबी लिस्ट है तेरी। और इस बार तो तू बाहर ग्रेजुएट बन के आया, रेप और मर्डर भी करने लगा। और बड़े दोस्त बनाए कि नहीं? नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं पता। माना कि मैं गलत था, जेल से छूटने के बाद मैं सुधरना चाहता था। बीच के पार मुझे कविता दीदी मिली। क्या देख रहा है? चमता नहीं है तो काहे को करने का ये धंधा? तेरे से मतलब? ला इधर ला। ये ले। दिखता इतना सा है पर क्या फटाफट काटा। मेरे को सिखाएगा? मेरे यहाँ काम करेगा? मेरे को क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा एक दिन बहुत बड़ा। दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे अपना ठेला बेच दिया। उसने तुझे ठेला बेचा या तूने उसको अपने जेल के दोस्तों को बेच दिया? चल बता, क्या हुआ था उस दिन रात को? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। किसकी कसम खाओ साहब, कविता दीदी ने मुझे सच में अपना ठेला 11 रुपए में बेच दिया था। 11 रुपए? मजाक लग रहा है तेरे को? इस बार तो तू लंबा अंदर जाएगा बेटा। उसको अंदर डालो। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। कुछ समझ में नहीं आ रहा त्यागी। एक तरफ ये कविता का बेटा ये कह रहा है कि कविता ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, नाइट शिफ्ट भी करना चाहती है, और एक तरफ ये पक्या अगर ये सच कह रहा है तो 11 रुपए में ठेला बेच दिया। ये कविता आखिर करना क्या चाहती थी, और वो रात को घर से निकली क्यों? अभी मत निकलना, तुम्हारे रास्ते पर आज रात नाकाबंदी होने वाली है।
आप अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी की बॉडी ले जा सकते। सर, पापड़ फैक्ट्री में काम करने वाले डिलीवरी मैन को कविता के पति और बेटे किसी ने नहीं पहचाना। ठीक है, रिलीज करो उनको। समझ में नहीं आ रहा एक बड़ा टेम्पो और 2 आदमी हवा में गायब कैसे हो सकते हैं। देखो कामिनी, क्यों ना हम ये सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे तलाक चाहिए। इस बात को हम दोनों जानते हैं कि वो पैसे तुमने लिए हैं। कम से कम उसमें से मुझे आधा तो दे दो। मैं नहीं जानती कि तुम किस पैसे के बारे में बात कर रहे। प्लीज ये घर छोड़ के चले जाओ और उस औरत के साथ ही रहना। सर, वो डॉक्टर जिसे कविता मिलने गई थी, डॉक्टर समीर, उसके क्लिनिक से फोन आया था। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैं डॉक्टर समीर की रिसेप्शनिस्ट हूँ। सर, इधर। इनका कॉल आया था 14 तारीख को। इन्होंने कहा इनको अचानक से गांव जाना होगा तो इनके सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूँ। लेकिन आज मॉर्निंग में पड़ोसी का कॉल आया कि इनके घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो क्लिनिक में एक चाबी रहती है इनके घर की, तो मैं वो लेकर यहाँ पर आ गई। डॉक्टर साहब अकेले रहते थे, उनका कोई परिवार नहीं था। सर, अंदर ये मिला है। सिर्फ एक टुकड़ा यहाँ पर। इस टुकड़े से तो लगता है कि ये किसी औरत की साड़ी का या दुपट्टे का होगा। इसको एविडेंस बैग में डालो और ब्लड टाइप मैच करो और कविता की फैमिली से इसकी शिनाख्त करो। वैसे भी त्यागी, ये क्राइम सीन लग नहीं रहा है। कविता के गुनहगार तो 4-5 आदमी थे। यहाँ पर ऐसे कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं दिख रहे। तो एक काम करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो और घर के बाहर CCTV कैमरा भी है। 14 तारीख की फुटेज निकलवाओ। अभी जल्दी कर, जल्दी, मरनी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल मुझे नींद नहीं आती। मैं 4-5 रोज से सोई नहीं हूँ। मेरा एक हाथ भी कांपता है। बहुत मेहनत कर रही हूँ ना आजकल। मेरे पति तो कुछ करते नहीं हैं। जब से उसने नौकरी छोड़ी है वो अजीब सा बर्ताव करता है। पता नहीं उसको क्या हो जाता है। मुझ पर हाथ उठाता है, बिना बात के चीखता है, लोगों से झगड़ता है। देखिए, आप परेशान मत होइए। मैं आपको 7 दिन की नींद की दवा लिख रहा हूँ, उसे आप लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके पति ज़्यादा ही गुस्सा दिखाएं तो उन्हें चाय के साथ 1 बूंद डाल के दे दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ उन्हें आप यहाँ ले ही आइए। मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, मेरा पैसा लेके भाग गया। सर, 2 आदमी आते हैं करीब 4 बजे। घंटी बजाते हैं, डॉक्टर समीर दरवाजा खोलते हैं और 5 मिनट बाद वहां से निकल जाते हैं। सर, फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि कपड़े के टुकड़े पर लगा खून कविता का ही है और उसके बेटे ने भी यही बात बताई कि कविता उस दिन वही साड़ी पहन कर गई थी। कपड़े का टुकड़ा साड़ी से मैच करता है सर। 4 बजे? इसका मतलब है बॉडी को घर के बाहर फेंकने के बाद। तो फिर वो टुकड़ा वहां कैसे? अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ होगा। 14 तारीख की रात को कविता घर से बाहर निकली, अपने बेटे से टकराई। उसके बाद वो कहाँ गई उस बात की अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उसके बाद उसके साथ जुर्म होता है, उसे घर के बाहर फेंका जाता है करीब 2:30 बजे। फिर 4 बजे वो दोनों लोग डॉक्टर समीर का खून करते थे। फिर वही दोनों लोग या तो डॉक्टर समीर से फोन करवाते या खुद ही रिसेप्शनिस्ट को कह देते हैं कि डॉक्टर समीर छुट्टी पर गए हैं। डॉक्टर समीर के प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्ड से एक बात तो साफ है कि कविता उस दिन कंसल्टेशन के लिए गई थी और उस दिन वो डॉक्टर समीर से पहली बार मिल रही थी।
फुटेज में गाड़ी का नंबर क्लियरली दिख रहा है, गाड़ी इसी शहर की है। क्या कि अगर ये दोनों अब तक नहीं पकड़े गए, इसका मतलब इन दोनों ने अब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं की। मुझे दोनों जेल में चाहिए आज के आज। जी सर। हेलो, संदीप और किशोर पर कड़ी नजर रखना, नहीं तुम वहां से हिलना नहीं, ठीक है? सर, पार्शियल प्लेट से व्हाइट कलर की 2 टेम्पो ट्रैक होगी। उसमें से एक गाड़ी का नंबर सीसीटीवी फुटेज में दिखे गाड़ी के नंबर से मैच होता है। उसमें से एक रात को अलीबाग में था, किसी बाबू का है सर। गुड जॉब, उठा लो सबको। पुलिस को पता लगा कि इनका एक बड़ा गैंग है जो अलग अलग शहरों में लोगों को फंसा के अपना शिकार बना रहे हैं। खास करके पीड़ित और मजबूर महिलाओं को और अलग अलग तरीकों से इनके बारे में पता लगाते हैं। कभी मनोचिकित्सकों से, कभी लोन देने वालों से, कभी कभी महिलाओं की मदद करने वाली संस्थाओं से, यहाँ तक कि इन लोगों ने तो एडवर्टाइजमेंट्स की तक मदद ली है। सबसे पहले तो तू ये बता कि रेप और मर्डर करके इतने दिन हमसे बच के तू गायब कैसे रहा? इस प्लान में और कौन कौन शामिल था तेरे साथ? आओ आओ, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। हेलो, हाँ ठीक है, पहुंच रहा हूँ 20 मिनट में। चलो, कितनी बार बोला ऐसे बुलाने का नहीं? तेरी शर्म आती तुम्हें अपना ऑफिसर कहते हुए? तुम्हारे जैसे चंद लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। कौन है वो लोग जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो? सर, मुझे नहीं मालूम कि ये रेप और मर्डर किसने किए। मैं तो कुछ पैसे के लिए बस इन्हें इंफॉर्मेशन देता था, बस यही कि हमारी नाकाबंदी कहाँ लगने वाली है। मैम, आप बहुत लकी हैं क्योंकि इस साल हम सिर्फ 2 और ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और हर्बल भी। आप चाहें तो 1 वीक का फ्री ट्रायल ले सकती हैं। मैम, आप बहुत सुंदर हैं। कविता तो पैसे वाली नहीं थी। सर, हमारे बॉस को कविता बहुत पसंद थी, वो उसे पाना चाहते थे, लेकिन सर वो कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, बल्कि औरतों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद ब खुद उनके पास आती हैं। अलीबाग में हम लोग 1.5 साल पहले शिफ्ट हुए। दरअसल नासिक में मामला ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए यहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, बस कुछ मजबूर औरतों का सेक्स रैकेट चला रहे हैं। क्या नाम है तेरे बॉस का? सर, देख कविता, पुजारी जी यहाँ नए हैं, लेकिन इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे यकीन है कि इनके पास तेरी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। तो कितनी बार मंदिर आते, मैंने तुझे कितनी बार कहा, कभी मिल तो ले। मैं आपकी समस्या समझता हूँ। आपको अपने घर पे एक विशेष पूजा करनी है और फिर उसके बाद आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। मेरी बीवी आई थी क्या इधर, कविता? जी हाँ, मैं ही आपके घर पर पूजा की तैयारियां कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, पूजा कैंसिल। कोई समस्या? अरे समस्या आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते। पंडित जी, मैं अपने पति के व्यवहार के लिए आपसे फिर से माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। यदि ये पूजा आपके घर पर नहीं हो सकती तो मेरे पास एक पवित्र स्थान है जहाँ ये पूजा की जा सकती है। 14 तारीख की रात, जो कि एक शुभ मुहूर्त है, तब ये पूजा की जा सकती है। जी पंडित जी, मैं आऊंगी। उस वक्त मेरे पति और
मेरा बेटा सो रहे होंगे, मैं जरूर आऊंगी। और आपकी दक्षिणा? जो आपकी खुशी हो, लेकिन अधिक प्राप्ति के लिए आपको एक बलिदान देना होगा। एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में कुछ मोल रखती हो, उसे आपको 11 रुपए के लिए बेचना होगा। जी। कविता तू? और डॉक्टर समीर को? उसे तो मारना ही था। वो सांगली मेरे गांव से था। उसने मुझे मंदिर में पहचान लिया था। अरे विजय जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस पेड़ के नीचे अगर पैसे डाल दो तो दुगने हो जाते हैं। बस आपको 6 महीने के लिए इस पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। ऐसा ही पढ़ा है मैंने। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। मैंने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। मजबूरी आदमी को महात्मा नहीं बनाती है, बल्कि मजबूरी आदमी को बेवकूफ़ ज़रूर बनाती है। लालच और मजबूरी एक बहुत ही घातक कॉकटेल है। इस ढोंगी बाबा जैसे चंद लोगों की वजह से समाज में भगवान के प्रति श्रद्धा से अच्छा काम करने वाले लोगों को भी अपराधियों की नजर से देखने लगते हैं लोग, जो कि गलत है। हमारी मजबूरी कभी हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर ही लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा के हमें और मजबूर कर सकते हैं, हमें चोट पहुंचा सकते हैं। हमारा विश्वास भी जीवन की तरह अनमोल है। जैसे हम अपना जीवन हर किसी के हवाले नहीं कर देते, वैसे ही अपना विश्वास भी हमें किसी पर बस यूं ही नहीं कर लेना चाहिए। सोच समझ कर इंसान पर विश्वास करें। एक गलत इंसान पे विश्वास, जिसकी बहुत बड़ी और बुरी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। इसलिए प्लीज सतर्क रहें। सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।